जी तो करता है अपने बच्चों को लेकर मायके जाकर बैठ जाऊं। जीना हराम कर दिया इस आदमी ने मेरा। पता नहीं वो कौन सी काली घड़ी थी जब मैंने आपके देवर से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। उस दिन से सिर्फ और सिर्फ रो रही हूँ मैं। वो तो बच्चे रह गए तो बंद गई, वरना मैं रुकने वाली नहीं थी। कसम से ऐसी कोई सुबह नहीं होती जिस दिन तेरे और सुधीर के बीच में यह कलह नहीं होती। मुझे तो लगता है अब तुम्हें आदत हो गई होगी लड़ने की, नहीं? दोपहर के 2 बजे अपने बच्चों को स्कूल से लाने की जगह सुनीता सीधा बड़बड़ाती हुई रसोई में आ जाती है और एक के बाद एक गुस्से की हांडियां फोड़ती ही जाती है। अरे क्या हो गया है तुझे? तू तो बच्चों के स्कूल जाने वाली थी ना, तो इसमें सुधीर कहाँ से आ गया? अरे वही तो आ गए हैं भाभी, मेरा मतलब है कि आने वाले हैं, फोन आ गया उनका। आधे घंटे में मिस्टर पधार जाएंगे। जब प्लेट में गर्मा गर्म पराठे, सब्जी, दाल, चावल सब तो चाहिए होगा ना उन्हें। और किसी चीज में गलती से भी कमी रह गई तो ठिकरा मेरे सर पर फोड़ दिया जाएगा। रहने दीजिए बच्चों को स्कूल में, मुझे तो रजाई की आग में ही जलना है। पहले खाना रांध कर इनके सामने धर दूं, उसके बाद ही बच्चों को लाने जाऊंगी। अरे खाने को लेकर ऐसा मत बोला कर सुनीता, जा जाकर बच्चों को स्कूल से लेकर आ। 4 रोटी की बात है ना, रोटी मैं सेक दूंगी। और हाँ, इस तरह वक्त बेवक्त पर रोया मत कर। ये सुनते ही सुनीता के चेहरे पर चालाकी वाली हल्की हंसी आ जाती है। खुशी खुशी रसोई से बाहर आकर वो अपने बाल संवारना शुरू कर देती है। सुन लीजिए 4 बातें, जी हरा हो गया ना आपको। पता नहीं कैसे आप निर्मला भाभी की कड़वी बातें सुन लेती है। उससे अच्छा मुझे बोल दिया होता, मैं बना देती भैया के लिए 4 रोटियां। ये क्या बात हुई, इस तरह खाने को लेकर मत बोला कर। अरे भाई इतना प्यार आ रहा है तो अपने दोनों देवर के लिए रोटियां सेक कर क्यों नहीं देती? क्यों हम दोनों पर भी खाने की ड्यूटी लगा रखी है? तूने कहावत नहीं सुनी क्या सोनिया, दुधारू गाय की लाद भी चोखी होती है। अब ये 2 मिनट का ड्रामा करके अगर मैं रोटी बनाने के काम से फ्री हो सकती हूँ तो फ्री होने में ही भलाई है ना। अब दोनों बच्चों के साथ आराम से चाट पुचके खाते हुए 1-1.5 घंटे बाद लौटूंगी मैं। तब तक भाभी सारा काम कर चुकी होगी और फिर आकर 2 आंसू और रो लूंगी ताकि उन्हें बोलने का मौका ही ना मिले। अब एक हाथ तवे पर और दूसरा सास के तलवों पर रखने से तो जेठानी की 2 बातें सुनना ही भला है। ये तो गलत है भाभी, आप तो निकल लेगी और मेरा क्या होगा? मम्मी जी, नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे हाथ की 4 रोटियां खाती है और पापा जी 8-8 रोटियां, वो भी इस उम्र में। 2 रोटियों के बराबर एक रोटी का पेड़ा लेती हूँ मैं, तब इतनी रोटी खा रहे हैं। ये लोग अगर पतली रोटियां बनाई होती तो भगवान जाने क्या खाते। अच्छे अच्छे लोग ना बुढ़ापे में आने के बाद 2 वक्त खाना खाने लगते हैं, और यहाँ इन्हें 3 वक्त का प्रॉपर खाना चाहिए और 2 वक्त का नाश्ता भी। मेरी दादी ने तो एक उम्र पार करते ही 1 वक्त खाना शुरू कर दिया था। 2 वक्त की जरूरत क्या होती है इंसानी शरीर को? अरे भाई जिंदगी भर तो खाया ही है इन लोगों ने, कभी खाना तो कभी हमारा कलेजा। खाने के लिए पैदा हुए थे क्या? थोड़ा भक्ति भाव में जाने को बोलो अपने सास ससुर को। 1 वक्त का खाना। अगर मम्मी जी और बाबूजी ने 1 वक्त खाना शुरू कर दिया तो कितना काम कम हो जाएगा मेरा। मुझे पता है तू तिगड़म लगा सकती है, तू सोच इस बारे में, मैं बच्चों को लाने निकलती हूँ। कुछ ज्यादा ही तेज बनती है वो सोनिया। खुद में सोच रही थी मेरा कलेश करवा देगी निर्मला भाभी से। अरे भाई मैं कोई निर्मला देवी की गुलाम थोड़ी ना हूँ, उसे तो मैं अपने इशारों पर नचवाती हूँ। मतलब तेरी दीवानी सोनिया ही थोड़ी दिमागी पैदल है? ना ना पैदल तो बोल ही मत, 1 नंबर की चालू चैप्टर है। चालू चैप्टर, और कभी कभी इतना तेज दिमाग लगा लेती है, वो काम कर दिखाती है जो किसी के बस की ना हो। अगर उसने सोच लिया ना कि माँ बाबूजी के खाने को 3 वक्त से 1 वक्त का करना है तो कर ही डालेगी। और अगर ऐसा हो गया ना तब तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी अपनी। और नहीं भी हुआ तो घूम फिर कर होगा घर में कलेश, जिसमें बड़ी बहू के संस्कार और छोटी बहू की बगावत के बीच मजे तो मुझे ही लूटने हैं। इसी बात पर आज मेरे पानी पूरी के पैसे तू देगी ना सुनीता? अरे रे रे बहना, सुनीता नाम है मेरा। अपनी आंटी से फूटी कौड़ी भी बेमतलब की ना निकालू मैं। अगर फायदा ना हो तो मेरे एटीएम पर नो कैश का लोगो ही लगा रहता है। तू सोच रही है मुझसे पैसे निकलवाएगी? बढ़िया आई। ओ भैया सूखी पापड़ी खिलाना। सुनीता तो वही बाहर चाट पुचकों के मजे ले रही थी और घर पर सोनिया रोटियों के साथ तवे पर जल रही थी। अरे आराम से सोनिया, ध्यान कहाँ है तेरा? ध्यान तो रसोई में ही है भाभी। कल तो डिब्बे में घी पूरा भरा हुआ था, आज बिल्कुल आधा हो गया। कौन पी रहा है घी इस घर में? अरे जिसके पेट में पचाने की हिम्मत होगी वही पीता होगा। पहले भी तो लोग घी पीते ही थे। ये तो उल्टा मुझ पर ही चढ़ रही है। अब समझी नहीं भाभी, मेरे कहने का मतलब है आप तो जानती हैं पापा जी को कितना मन करता है तला भुना खाने का, तो कहीं ज्यादा घी खाकर उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे हाँ, कल रात को पापा जी भी कह रहे थे कि घी में बना हुआ हलवा खाने का मन हो रहा है। ओहो, कहीं छिप के बना तो नहीं लिया उन्होंने? ऐसे तो वो अपनी तबीयत खराब कर लेंगे।
दोपहर का खाना जैसे ही तैयार होता है, सोनिया निर्मला से कहती है, हाय हाय, कैसे पसीने में नहा गई आप भाभी। मौसम जरा सुहाना लग रहा है। एक काम कीजिए, छत पर जाकर हवा खा लीजिए। यहाँ सभी को खाना मैं परोस दूंगी। थैंक यू सोनिया। सुबह से मम्मी का कॉल भी आ रहा था, उनसे बात ही नहीं कर पाई, तो मैं छत पर जाकर ना उनसे बात भी कर लेती हूँ। मशीन में कपड़े सूख गए होंगे भाभी। छत पर आप जा रही है ना, उन कपड़ों को छत पर ले जाकर डाल दीजिएगा ना। जब तक आप फोन पर बात करेंगे तब तक कपड़े सूख भी जाएंगे, फिर आते हुए कपड़े लेते आइएगा। अपना एक काम हल्का कर सोनिया सभी को खाना परोसती है। अरे ये क्या बात हुई प्रीति दी, आपने सिर्फ 2 रोटियां ली। कहीं आपको भी तो एक वक्त का खाना छोड़ने को नहीं कह दिया ना। अरे मतलब और किसे खाना छोड़ने को कहा गया है? वो सुनीता भाभी कह रही थी, उनकी दादी एक उम्र के बाद एक वक्त का खाना खाने लगी थी, तो माँ बाबूजी को भी अपने खाने की खुराकी में कमी कर देनी चाहिए। निर्मला भाभी कह रही थी कि बाबूजी को कल घी में हलवा बनाकर नहीं खाना चाहिए था। घी तो महंगी हो गई है ना बाबूजी, पर बात सिर्फ घी की नहीं है, आपकी तबीयत की फिक्र है सभी को। इतना मजा आता है मेरी भाभीियों को एक दूसरे के खिलाफ घर वालों के कान भरने में। वही मैं सोचूं, आज सुबह से कोई बड़ा हंगामा कैसे नहीं हुआ। कोई नहीं, जब तक सुनीता भाभी आएगी तब तक आग लग जाएगी। ये थी पार्वती की 3 बहुएं। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन पार्वती निवास में कलेश ना हुआ हो। कलेश से ही इस घर में सुबह होती थी, कलेश से ही इस घर में शाम। शाम को पार्वती प्रीति को अपने कमरे में बुलाती है। बोलो मम्मी। आज शाम को ठीक 8 बजे अपनी तीनों भाभियों को मेरे पास आने को कहना, कुछ जरूरी बात करनी है मुझे उनसे। मतलब आज कोई ना कोई ढेर होगा। मैं तो निर्मला भाभी की तरफ से बैट लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए वो तो बची जाती हैं। 8 बजे की मीटिंग वाली बात जैसे ही तीनों बहुओं के कान में पहुंचती है, तीनों अपना तिगड़म लगाना शुरू कर देती हैं। अब देखो इस बार क्या फरमान आएगा, कहीं घर पर महीने के पैसे देने को ना बोल दे मम्मी दुकान से। अरे नहीं नहीं, ये बात होती तो मम्मी जी हम बहू को क्यों बुलाती। मुझे तो लगता है प्रीति दीदी की शादी की प्लानिंग के लिए कुछ बुला रही है। हम सबसे कुछ न कुछ मांगेगी जरूर। अरे मम्मी, सब किया धरा तुम्हारी बेटी का है, तुम बस देखते जाओ कैसे मम्मी जी निर्मला भाभी और सुनीता भाभी की बैंड बजाती है। मैं तो बस आराम से आज के प्रोग्राम का मजा लूंगी। जैसे ही दोनों बड़ी बहुओं को डांट लगेगी ना, दोनों भैया भी मम्मी जी के सामने उन्हें 2 बातें सुना देंगे, और ऐसे में मम्मी जी गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें टेस्टी टेस्टी पकवान बनाने पड़ेंगे। दोनों देवरानी जिठानी एक हो जाएगी और मिलकर रसोई का काम संभाल लेगी, तो बीच में जितना आराम हो सकेगा मैं कर लूंगी। अच्छा मम्मी फोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। खुद को थका हुआ दिखाने के लिए सुनीता अपने बाल बिखेर रही थी, तो सोनिया अपने सर पर गमछा बांध रही थी। अब सर दर्द का ड्रामा जो करना था, पर अपनी दोनों देवरानियों से अलग 8 बजे के प्रोग्राम की ना सोच के निर्मला रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पवन घर आता है। अरे निर्मला, या मम्मी ने सभी को 8 बजे मिलने बुलाया है और तुम हो कि खाना बना रही हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, कहीं कोई सीरियस मैटर ना हो। अरे जी, आप भी ना सुजाता और सोनिया की तरफ ज्यादा ही टेंशन लेते हैं। मम्मी जी ने हमें अपने कमरे में बुलाया है, किसी कचहरी के अफसर ने नहीं, जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। कोई हमें घर से बेघर नहीं कर देंगी वो। इतना क्या सोच रहे हैं, आप आराम से मुंह हाथ धो लीजिए, खाने की तैयारी बस हो चुकी है। अच्छा समझ गया मैं। अगर तुमने अपनी सेटिंग पहले ही कर रखी थी तो बताना चाहिए था ना, बेकार में मैं परेशान हो रहा था। चलो कुछ तो किया तुमने, मुझे तो लगा था मेरी बीवी सबसे पैदल आ गई। क्या बात है दुनिया की, इंसान टेंशन ले तो कहते हैं टेंशन मत लो, और ना ले तो सोचा जाता है पहले से सेटिंग कर रखी होगी। ठीक 8 बजे पार्वती की तीनों बहुएं उसके कमरे में पहुंचती है, जहां हरि पहले से मौजूद था। पापा जी इस वक्त? पापा जी के कंधे में फिर से दर्द तो नहीं उठ गया? मम्मी जी, पर पापा की कंधे को हम दबाते अच्छे नहीं लगेंगे ना, आप जेठ जी से कहिए ना, वो कंधा दबा देंगे। किसी काम के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम तीनों को, यहाँ तुम्हारे काम को हल्का करने के लिए बुलाया है। देखो जीवन का भरोसा नहीं है, वक्त रहते सब कुछ कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। मैं सोच रही हूँ जायदाद का बंटवारा कर दूं, एक बार दिवाली निकल जाए फिर सभी को बिठाकर लॉयर के सामने मैं बता दूंगी किसको क्या दिया गया है। पार्वती ने ऐसा कहकर तो अपने घर रंगमंच में सभी के किरदारों को बदलने का जैसे सोच लिया था। ससुर और बाप में ज्यादा फर्क नहीं होता मम्मी जी, हमेशा मेरे घर पर यही सुना है मैंने। आप जरा पैर नीचे करके बैठ जाइए पापा जी, मैं आपके कंधे खोल देती हूँ। नहीं बहू, 2 हाथ 2 पैर सलामत है, तब तो ये हाल है मेरा। जब तू कंधे खोल देगी तो कहाँ जाऊंगा मैं।
नहीं नहीं पापा जी, वैसे नहीं, आप समझे नहीं। वो मुझे ना कुछ एक्सरसाइजेस पता है, वो एक्सरसाइजेस करने से फ्रोजन शोल्डर भी खुल जाता है। फिर आपका शोल्डर कौन से खेत की मूली है? ठीक है, तो फिर तू ये कर, तब तक हम बाहर खाने चलते हैं, ठीक है ना सोनिया? अपनी धोती पकड़े टेढ़े मेढ़े पार्वती दरवाजा तक पहुंचती है और अपनी सास को ऐसी चाल में चलते देखकर सोनिया कहती है, उम्र ही क्या है मम्मी जी आपकी, और 10 तरह की बीमारियों ने घेर रखा है आपको। अभी खाना खा लीजिए, फिर मैं लहसुन के तेल से आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी। प्रीति अपनी दोनों भाभियों को इस तरफ बदलते देखकर हैरान थी। अच्छी खासी सेवा हो गई पापा की तो आज। सास ससुर की सेवा तो करनी चाहिए दीदी, और ननद की भी। कितने दिन ही रहती है बेचारी ननद मायके में। आपको देखते ही ना मेरा जी तो मुंह को आ जाता है। 35 की उम्र में भी आप कुंवारी बैठी है, भगवान जल्द से जल्द आपका भी उद्धार करे। सुनीता अपने दोनों हाथ में दूध का ग्लास और सोनिया तेल की कटोरी लेकर अपनी सास के कमरे में जा रही थी कि दोनों की टक्कर हो जाती है। आप यहाँ क्या कर रही है भाभी? आपको तो नींद की गोली खाकर सोने की आदत है ना। जाइए जाइए, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। मेरी बिल्ली मुझे को म्याओ, जिंदगी भर तो कुछ किया नहीं, अभी 7-8 दिन में क्या तीर मारेगी तू? इसे किया तो आपने भी कुछ नहीं है भाभी, पर फिलहाल कर रही है ना। बिग बॉस नहीं देखा क्या? पूरे सीजन जिसने मेहनत की होती है, कभी कभी वो भी वोट में पीछे रह जाता है, क्योंकि लास्ट वीक में लोगों की नजरों में नहीं आता। मैं तो एग्जाम के 1 हफ्ते पहले पढ़कर पास होने वाले में से हूँ। अभी तो फिर भी वेल बनने में 10-15 दिन है। ऐसा दिमाग फिराऊंगी मम्मी जी का कि उन्हें हर तरफ सोनिया 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 दिखेगी। अरे सोनिया, तो तुझे मुझसे अलग क्यों काम करना है? ये बिग बॉस नहीं ससुराल है। मैं तो कहती हूँ हम दोनों को एक होकर मम्मी जी के काम करने चाहिए। इससे मम्मी जी को हम दोनों में एकता भी दिखेगी, और प्रॉपर्टी सिर्फ कामकाजी बहू को थोड़ी ना देगी मम्मी जी। काम के साथ में थोड़ी एकता भी दिखानी पड़ेगी, क्या कहती हो? बस फिर निर्मला भाभी को कह देते हैं सामान बांधने के लिए। और अगली सुबह से सोनिया और सुजाता अपनी सास के आगे पीछे किसी फूल पर भिन भिनाते भंवरे की तरह मंडराना शुरू कर देती हैं। लग गया झाड़ू मम्मी जी, अब आप पैर फर्श पर रख सकती हैं। अरे बहू, एक रात में इतनी धूल भी नहीं हो गई थी फर्श पर कि मैं पैर भी नीचे ना रख सकूं। अब सीधा नहाना ही तो था मुझे, और नीतू तो आएगी ना, अब सारा काम तू कर लेगी तो वो आकर क्या मेरा मुंह ताकेगी? फोन आया था महारानी का, कह रही थी 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अब मैं ना भी करूंगी तब भी वो छुट्टी पर चली जाएगी, इसलिए सोचा कम से कम आपका कमरा तो साफ कर दूं। तभी सुजाता सोनिया को बाहर से आवाज लगाती है, अरे सोनिया, जरा बाहर आना, तो तुम्हारे भैया तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सोच रही है कि मम्मी जिसे चिपक कर मोटा हिस्सा अपने नाम करवा लेगी, पर ये जानती नहीं मुझे, दोस्ती तो बस मैंने इसे होड़ में पीछे करने के लिए की है। जैसे ही सोनिया कमरे से बाहर आती है, सुजाता अपनी सास के कमरे में चली जाती है। लगा दिया झाड़ू सोनिया ने, चलिए अच्छा है मम्मी जी, मैंने ही कहा था उसे। अब नहाने जा रही है ना, चलिए पहले बैठ जाइए। आजकल रिवर्स ऑयलिंग का प्रोसीजर चालू है। बाल को हल्का सा गीला करने के बाद उसमें तेल लगाना है, फिर आधे घंटे के बाद शैम्पू। इससे ना आपके बाल और सिल्की हो जाएंगे। अरे अरे बहू, ये सब चौंचले मुझसे नहीं होंगे, वो भी इस उम्र में। ये सब तुम बहुओं के करने के काम है। पार्वती की दोनों बहुएं जो उसके कमरे में कदम तक नहीं रखती थी, आजकल उसके खाने पीने का ऐसा ख्याल रख रही थी मानो उसकी सास में उन्हें भगवान दिख रहे हो। आपको उपमे का बड़ा शौक रहता है ना मम्मी जी, वो भी मूंगफली डाले हुए उपमे का। खाकर देखिए कैसा बना है। क्या बात है निर्मला भाभी, आजकल घर पर आप कहीं दिख नहीं रही? कहीं भैया ने ऑलरेडी अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो नहीं कर रखी है, जो आपको टेंशन ही नहीं हो रही? वरना मेरी दोनों भाभियां तो मम्मी को इम्प्रेस करने में लगी पड़ी हैं। ये तो अच्छी बात है ना। आखिर में 19-20 हो गया, और 3 हिस्से बराबर बंटने की जगह आपकी दोनों देवरानियों को 40-40% और आपको 20% हिस्सा मिला, तो क्या करेंगी आप? कढ़ाई में कड़छी घुमाती हुई निर्मला अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिक्र उसे करनी चाहिए जिसके मन में खोट है, जिसके काम में खोट है। मम्मी जी कोई बच्ची नहीं है जो उनकी तेल मालिश करके अपनी ओर कर लिया जाए। वो एक समझदार औरत है। जब इस घर में मैं आई थी तो कुछ भी नहीं था मम्मी जी के पास। अपने गहने बेचकर उन्होंने अपने बेटों को बिजनेस करवा कर आगे बढ़ाया। मुझे पता है मम्मी जी का संघर्ष, और मुझे मेरा संघर्ष भी पता है। ये ससुराल मेरा है, ये सास भी मेरी है। अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ मैं, और अपने किए हुए पर पूरा भरोसा है मुझे। मेरे साथ कोई दगा नहीं होगा, और मम्मी जी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी नहीं है। वो कहते हैं ना, खाने की सजावट पर ज्यादा ध्यान वही देता है जिसने खाना बनाने के वक्त खाने पर ध्यान ना दिया हो। वाह भाभी, आपने तो इम्प्रेस कर दिया अपनी बातों से मुझे।
जमाना जरा बदल गया है और आपके खिलाफ मम्मी जी के कान भी काफी लोग भर रहे हैं। फिर तो इस मुकाबले में जीत हार की फिक्र मम्मी जी को करनी चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है। अब सही इंसान को मम्मी जी पहचान पाती है या नहीं, ये उनका मैटर है। और ठीक 15 दिन बाद पार्वती सभी को एक साथ बिठाकर लॉयर को बुलवाती है। अपने बेटों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा न देकर पार्वती देवी अपनी जायदाद अपनी बहुओं के नाम कर रही है। सबसे बड़ी बहू निर्मला के नाम पर एक दुकान और ये आधा मकान, बाकी आधा मकान और दूसरा दुकान अभी भी पार्वती की देवी के